बेटा जो स्फेरिकल मिरर है, कल हमने स्फेरिकल मिरर्स की टाइप्स डिस्कस करी। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं और किसी भी स्फेरिकल मिरर में हम देखो बनाने में तो ऐसे बनाते हैं या दूसरे तरीके से बनाएंगे, बट एक्चुअली ये पूरा सरफेस होता है। इट इज नॉट जस्ट ए लाइन, ये पूरा एक लाइट गैदरिंग पार्ट है। इस लाइट गैदरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? इस लाइट गैदरिंग पार्ट को बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, व्हाट इज दिस लाइट गैदरिंग पार्ट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ मिरर। द मिरर, ये जो हमने लिया, दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, इस कनकेव मिरर का जो लाइट गैदरिंग पार्ट है वो ये वाला है। यहाँ ये जो मैंने आपको सर्कल दिखाया, इस सर्कल का मतलब क्या है? आप एक स्फीयर को कट करोगे, ऐसा शेप निकलेगा 3D अगर आप समझोगे तो। लाइट किसी लाइन के ऊपर फॉल नहीं कर रही है, पूरे सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है। और अगर कन्वेक्स मिरर होगा उसमें भी यही चीज है, बस उसका ये पार्ट इधर होगा, उस केस में हम अपर्चर इसको बोलेंगे। ठीक है, एक ही बताता हूँ मैं, दोनों बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, वेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? यहाँ कहीं। और ये है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिरर, इट बिकम्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपने टर्म्स जो हैं ये 10th में भी पढ़ी हुई हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। मुझे बताना ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये आर है तो ये कितना है? ये भी तो आर है। सेंटर से लेके सरफेस तक कहीं भी जाओ ना, अगर ये आर है, ये देखो ये सफेयर है, अगर ये आर है तो ये नहीं है क्या आर? ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इट इज आर। क्या ये भी आर है? सोचो ना, ये आर नहीं है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बेटा जो स्मॉल आर है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। मिरर छोटा या बड़ा होगा वो इस आर पे डिपेंड करता है। इफ यू हैव अ स्मॉल मिरर, उसका लाइट गैदरिंग पार्ट छोटा होगा, उसका रेडियस ऑफ अपर्चर छोटा होगा। हो सकता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो, किसी बड़े से स्फीयर से छोटा सा पार्ट निकाला तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज हुआ। जैसे मेरे पास ये इतना बड़ा स्फीयर है और मैंने इतना सा ही मिरर निकाला, तो इसका जो अपर्चर है दैट इज स्मॉलर, तो रेडियस ऑफ अपर्चर विल बी स्मॉलर, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आ रही है ना इसका। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इतना निकाल दूं पोर्शन और इसकी सिल्वरिंग कर दूं तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है, बट इसका रेडियस ऑफ अपर्चर विल बी बिगर। तो जिस भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ अपर्चर बड़ा होगा, इसका यह मतलब है कि उस मिरर का साइज बड़ा है। इसका मतलब यह है कि वो मिरर जो है उसके ऊपर ज्यादा लाइट फॉल करेगी, इट विल गैदर मोर लाइट। दिस लाइट गैदरिंग पोर्शन इज कॉल्ड एज अपर्चर। और ये जो स्मॉल आर है ये हमें उस मिरर के साइज का इंडिकेशन देता है। इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अपर्चर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उस स्फीयर का रेडियस है जिसका मिरर एक पार्ट है। दिस कर्व्ड पोर्शन ऑफ द स्फीयर इज ए पार्ट ऑफ द एंटायर स्फीयर। ठीक है, तो ये इतना भी हो सकता था, हम इतना ही मिरर लेते तो उस केस में बोलते यही है हमारा रेडियस ऑफ अपर्चर, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए भी आ रही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंड करता है स्फीयर कितना बड़ा है, और रेडियस ऑफ अपर्चर डिपेंड करता है कि हमने जो कट किया उस स्फीयर का पार्ट जिससे मिरर बनाया वो कितना बड़ा है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम
नहीं है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई ना? कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। फिर आज हम बात करते हैं पहले फोकस या फोकल लेंथ की बात करते हैं। व्हाट इज फोकस? मैं कनकेव के लिए ही समझाऊंगा, बट कन्वेक्स के लिए भी वैसे ही वैलिड है। ये बेटा हमारे पास एक कनकेव मिरर है, एंड ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देयर इज ए रे ऑफ लाइट जो हम कंसीडर कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक एक चीज याद रखना हमेशा एज ए रूल, किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है, जैसे अगर हम किसी प्लेन सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे तो वो बड़ा आसान है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ता है। किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होगा ना वो हमेशा रेडियल होता है, मतलब वो हमेशा सेंटर से आएगा। रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। बना के देख लो, ये एक स्फीयर या सर्कल कुछ भी लो, अगर मैं सेंटर से एक लाइन खींचता हूं वो नॉर्मल हो गई, इधर खींचू नॉर्मल। रेडियस और टेंजेंट आपको पता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर इन फ्यूचर हम लेंसेज की बात भी करेंगे, कर्व्ड लेंसेज की बात करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए या रिफ्रैक्शन। तो कर्व्ड फेस के ऊपर जो नॉर्मल होता है दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये डिस्टेंस अगर देखना हो तो ऐसे तो ये नॉर्मल है n, अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना होगा ना तो इट विल आल्सो कम लाइक दिस। नॉर्मल ऑन ए कर्व्ड सरफेस, मैं लिख लेता हूं, नॉर्मल on a curved surface is always radial. What is radial? Along the radius, that is along the radius. अब यहां नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया? ताकि हमें यह पता चल सके कि रिफ्लेक्टेड रे कहां होगी। नाउ दिस इज एंगल, दिस इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ भी बोल दो, आई बोल दो, थीटा बोल दो, आर बोल दो, कुछ भी बोलो, थीटा ही बोलते हैं, अदरवाइज हमें आई और आर बोलना पड़ता है। तो होते तो बराबर ही, इन दोनों को थीटा बोलेंगे। ना रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी नहीं, नॉर्मल अगर इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से होगी कि वो भी इस नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे ही होगी। सो द रिफ्लेक्टेड रे विल कम लाइक दिस, ताकि हम ये बोलें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। थीटा ही बोल दो दोनों को, नहीं तो आई और आर बोल दो, फिर लिखना आई और आर दोनों बराबर है। तो बेटर ये है कि दोनों को थीटा बोलो। अच्छा, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स है, ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। प्रूफ तो नहीं चाहिए ये थीटा कैसे आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। ये सेंटर है, इसको पोल बोलना, पी। थोड़ा सा पोर्शन हटा देता हूं मैं। लेट मी से दिस पॉइंट इज ए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए है। तो बेटा सी ए किसके बराबर है? अभी साइन कन्वेंशन मत लगाओ, ऐसे लिखो, सी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, सी ए का वैल्यू कितना है, आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से लेके सरफेस तक। व्हाट इज सीपी? आल्सो आर। नहीं है क्या? पीएफ क्या होता है पता है?
फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ। इन टर्म्स ऑफ आर ये कितना होता है? r/2 नहीं होता, 10th में होता था, अभी नहीं होता। ठीक, देखो कितना होता है, अभी देखते हैं। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर ऑन CA या AC, कुछ भी बोल दो। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? देखो, एक एंगल ये थीटा, दूसरा एंगल ये थीटा। एक एंगल अगर यहाँ नॉर्मल है तो यहाँ भी तो नॉर्मल ही हुआ, तो तीसरा एंगल भी तो ऑटोमेटिकली बराबर ही हुआ। अगर दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर है, बिकॉज चाहे छोटी ट्राइंगल हो चाहे बड़ी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा है। सिंस ये हमने जो रे कंसीडर करी ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ये सॉरी ये इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये थीटा ये भी थीटा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो जितना ये साइड का लेंथ है उतना ही ये साइड का लेंथ होगा या नहीं होगा? सोचो, जितना ये है उतना ही ये है, तो कितना होगा ये? r/2 होंगे, तभी बराबर होंगे ना, क्योंकि टोटल तो r है। इस पॉइंट को अगर मैं m बोल दूं, व्हाट इज CM? इट इज MA and that is equal to half of CA. That means CM MA is r/2। देखा, ये वाला डिस्टेंस है r/2। अभी देखो बेटा, अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं, पहले देख लीजिए उसके बाद आप खुद ड्रॉ करना। ये एक ट्राइंगल बना रहा हूं, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। दिस एंगल इज थीटा। इस ट्राइंगल में आइडेंटिफाई कर सकते हो यही चीजें। C पे थीटा बन रहा है, M पे परपेंडिकुलर है, और F को ऐसे छोड़ दो। MC डिवाइडेड बाय CF क्या हुआ? ये है MC डिवाइडेड बाय CF, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हुआ, दैट इज cos थीटा। यहां अप्लाई करके CF कितना निकलेगा बोलो? क्या ये लिख सकते हैं कि MC डिवाइडेड बाय cos थीटा होगा? कैन बी राइट CF इक्वल टू MC किसके बराबर है? या CM, कुछ भी बोल दो, r/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो उसको sec थीटा बोल दो। नोट करो जरा इतना, फिर आगे बताता हूँ क्या है। मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंगली जो हमारा CF आया वो आ गया r/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा लिखो, या r/2 इंटू sec थीटा लिख लो, ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो PF है जिसे आप फोकल लेंथ बोलते हैं, अभी नहीं बोलना, इस PF को क्या लिखोगे? एज पर दिस फिगर, दिस PF विल बी इक्वल टू PC माइनस CF। अब PC तो कोई डाउट नहीं ना, PC तो R है, माइनस r/2। अब आप बोलोगे ये PF तो फोकल लेंथ होता है और हमने तो r/2 पढ़ा हुआ, यहाँ तो r माइनस r/2 आ गया। एक्चुअली यही होता है, ये जो फोकल लेंथ है F, दिस एक्चुअली इज इक्वल टू r माइनस r/2 sec थीटा। रिमेंबर दिस इज द जनरल फॉर्मूला। वो जो हम r माइनस या F इक्वल्स टू r/2 लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है। वो सिचुएशन क्या है वो देखो। अभी बेटा जो ऑप्टिक्स है, स्पेशली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऑप्टिक्स की दो हेडिंग्स हैं, वन इज पैराक्सियल एंड द अदर इज मार्जिनल। पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है वो समझना, क्योंकि हमारा सारा ऑप्टिक्स इसी अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। पैराक्सियल रेज वो रेज होती हैं विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
दोज रेज दैट बीम ऑफ लाइट, जैसे अगर ये कोई मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो रेज बिल्कुल पास होंगी ना, दीज रेज आर कॉल्ड एज पैराक्सियल रेज। जो दूर होंगी उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इन मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज का फोकस एक्चुअली डिफरेंट पॉइंट्स पे होता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, कि मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस शेप। सो यू ऑलवेज कंसीडर स्मॉल पोर्शन। पैराक्सियल रेज का मतलब ये है कि हमने सिर्फ ये वाली रेज कंसीडर कर रहे हैं, दिस पोर्शन इज टू बी कंसीडर्ड, जिसे आप वहां लिखते हैं ऐसे अप्रोक्सीमेशन, इफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। सो इफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, या टेक्निकली ये बोले कि पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वो सेम ही है, अपर्चर स्मॉल है या वही रेज कंसीडर करनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर पैराक्सियल रेज थीटा विल बी वेरी स्मॉल। जब रेज बिल्कुल पास ही होंगी थीटा विल बी वेरी स्मॉल। Paraxial approximation. What is paraxial approximation? Theta is very very small. अब मुझे बताओ, मैथ्स वाले बच्चे तो इजीली बता देंगे मेरे ख्याल से, अगर थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा कितना होता? What is cos theta? If theta is small, cos theta is 1. ये ऐसे लिमिट्स पढ़ते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin theta is equal to theta, and limit theta approaches to 0 cos theta is equal to 1. cos 0 कितना होता है? तो cos 0.1 भी 1 ही होता है, मतलब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा cos थीटा इज 1। और अगर cos थीटा 1 है तो sec थीटा कितना होगा? sec थीटा तो 1 by cos थीटा होता है, तो 1 by 1 is 1. So that means in that case जब हम sec थीटा को 1 लिखेंगे तो f बनेगा r minus r by 2 into 1. So what is r minus r by 2? So आपका यही रिलेशन है, f equals to r by 2, बट ये कंडीशनल है, ठीक है। आल्दो हम पूरी फिजिक्स में एटलीस्ट पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन जब जब पढ़ेंगे तो हम ये डायरेक्टली यूज करेंगे, बट रियलिटी में ये रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन इज दिस, f equals to r minus r by 2 sec थीटा। तो कभी किसी सिचुएशन में अगर हमें थीटा गिवन है 30 डिग्री पे लॉ पड़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो बताओ f कितना होगा? तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। इफ थीटा इज नॉट स्पेसिफाइड, नॉट गिवन, तो हम पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन ही यूज करेंगे। यहां मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्चुअली इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बराबर ही तो होते हैं, ठीक है। तो जनरल रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस इज this focal length and radius is f equals to r minus r by 2 sec theta। और ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर मतलब ये सिर्फ पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन ही में ही वैलिड है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो अभी। ये बेटा हमारा एक कनकेव मिरर है, आप कनवेक्स और कन्वेक्स दोनों बता रहा हूँ। तो पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है हमारा ये स्टडी। अब आपको पता चल गया पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन में क्या लेना है। अब देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये बड़ा सा मिरर है, वो बड़ा सा इसलिए बनाते हैं सो दैट वी कैन प्लॉट द रेज, रे डायग्राम बना सके अच्छे से। अदरवाइज पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। आप देखने में आपको लगेगा ये बड़ा है, बट एक्चुअली इट इज वेरी स्मॉल। इस यू हैव टू राइट ये फोकस, सेंटर, पोल। और जब आप ये डायग्राम बनाओगे और ये आपने ऊपर लिख दिया या स्पेसिफाई कर दिया कि पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन है, तो इट शुड लुक वैलिड आल्सो कि ये और ये बराबर डिस्टेंसेस है। ये नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ और इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट करके ये इधर ले आओ, बोलो ये फोकस है, ये सेंटर है और ये पोल है, वो ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन है। बस एक डिफरेंस बताऊंगा कनकेव और कन्वेक्स में, इसके बेसिस पे। ये मेरे पास एक कनकेव मिरर, ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस,
दिस इज अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल फोकस को जब भी हम डिफाइन करेंगे, हम वही रेज लेके डिफाइन करते हैं जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज एफ, दिस इज आर, एंड पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन लिख दिया मैंने ऊपर, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। एंड अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर होगा, ये कन्वेक्स मिरर है, ये आ गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइक दिस। अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, कैसे करेंगे? इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि देखना पड़ेगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर, चाहे फ्रॉम इनसाइड या आउटसाइड ड्रॉ करना है, इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये नहीं है कि अब इसका नॉर्मल, इसका भी सेंटर इधर ही बनाओ। अब कर्व ऐसे है तो सेंटर उधर होगा, कर्व ऐसे है सेंटर इधर है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए। द रे ऑफ लाइट विल गो लाइक दिस। ठीक है, जिस एंगल पे आए उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट। और इसको अगर आप बैकवर्ड ट्रेस करोगे, दिस इज एफ, दिस इज पी। तो ध्यान से देखना एक चीज, कनकेव मिरर जो होता है उसका फोकस रियल होता है, कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल है। इट अपीयर्स की लाइट यहां से उधर जा रही है, यहां तो एक्चुअली लाइट आ रही है। तो किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है ड्यू टू ए कनकेव मिरर, एंड वर्चुअल इमेज बनती है फोकस पे ड्यू टू ए कन्वेक्स मिरर। दूसरा, जब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, ये देखो लाइट ऐसे जा रही है, मैंने आपको कल बोला था ये फोकस, ये जो पोल होता है यही रेफरेंस होता है। तो अगर आपको यहाँ पीसी देखना है, यू विल राइट इट एज -r, क्योंकि पी से सी आपको ऐसे जाना पड़ेगा, अगेंस्ट लाइट जब भी जाएंगे नेगेटिव साइन। और जब आप यहां से देखोगे पी टू सी ऐसे जाएंगे, ये रेडियस है, तो ये भी लाइट की डायरेक्शन ऐसे ही है, और पी टू सी भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है इसका रेडियस विल बी पॉजिटिव। रेडियस पॉजिटिव है तो इसलिए बेटा फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। आपको ये चीज स्पेसिफाई नहीं करी जाएगी न्यूमेरिकल में, ऐसे लिखा गया एक कन्वेक्स मिरर का रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू टेक +20 और -20। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, ये रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है, तो आप 20 नहीं लिखोगे, यू विल राइट -20, एंड सिमिलरली फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, बाकी ये रिलेशन जो है ये वैलिड है फॉर पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज ये है ऐसे जो अभी हमने देखा। बट इसको हम रेयरली यूज करेंगे, रेयरली, ओनली इन दो सिचुएशंस जिसमें ये एंगल आपको गिवन होगा कुछ बड़ी वैल्यू है। बेटा प्लेन मिरर में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूर इमेज बन जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है, तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है जो इस u और v को रिलेट करे, बिकॉज दे आर इक्वल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो इमेज डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। बट स्फेरिकल मिरर में u और v बराबर नहीं होते। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करोगे, इमेज डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बट हर बार सेम चेंज नहीं आएगी। वो डिपेंड कर रहा है कि मिरर का रेडियस कितना है या मिरर का फोकल लेंथ कितना, उस पर डिपेंड करता है। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। Mirror formula is defined only for spherical mirrors. For plane mirrors, there is no mirror formula. It is actually relation between object distance
जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस which is represented by V, and focal length which is represented by F. अब फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ R भी बोल सकते हैं। और ये मिरर फॉर्मूला सेम है, मतलब देयर इज वन फॉर्मूला फॉर ऑल केसेस, वेदर वी हैव ए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, मिरर फॉर्मूला सेम है। और वो फॉर्मूला है क्या? 1 plus 1 by V equals to 1 by F. Can also be written as 1 by U plus 1 by V equals to 2 by R. F is R by 2. तो इस हिसाब से ये क्या है? फर्स्ट वाला जो है सिचुएशन, it is a relation between object distance, image distance, focal length, and in the second case it is object distance, image distance and radius. ठीक है, although इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपने 10th में भी करा होगा प्रूफ, अभी तो वैसे भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ आपको डायग्राम समझाता हूँ कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। और इसको इमेज फॉर्मेशन समझना बेटा। बेटा अगर आपके पास एक कनकेव मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट, हम लीनियर ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं अभी, कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर, क्वाइट फार अवे फ्रॉम सेंटर से भी आगे जाके, पास भी रख सकते हैं, वो भी करेंगे। तो देखो, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will cut the principal axis at a point which is called as focus. डायग्राम बनाओगे पहले फोकस बनाना, सेंटर बाद में। ये नहीं हो सेंटर यहां बनाया हो तो फोकस यहां बन जाए। अभी आपके पास ये फोकस हो गया तो आप अप्रोक्सीमेटली यहां सेंटर बना सकते हो, इसको पोल बोल सकते हो। अब इस एक रे से ये नहीं पता चलेगा कि इमेज की लोकेशन क्या है, एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो एक और रे अगर कंसीडर करूं इसी पॉइंट से, बी से, एंड लेट मी से कि कोई भी रे ले सकते हैं, मैं ये लेता हूं, ऐसी रे जो सेंटर से पास कर रही है। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन टू दिस। जब ये रे सेंटर से पास कर रही है, मिरर के ऊपर फॉल करेगी, क्या होगा इसका? इट विल रिट्रेस, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस, अभी आपको बताया, अलोंग द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊं तो वो नॉर्मल भी ऐसे ही आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। द रे विल retrace its path, so it will meet this ray जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, इस रे से जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, it will meet it here। और ये दोनों रेज एक्चुअली आ कहां से रही है? बी से। सो बी की यहाँ इमेज बनेगी, वी कॉल इट एज बी डैश। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसकी जगह कोई और रे कंसीडर करो तो इमेज कहीं और बनेगी। देख लो मम्मी ने, यहाँ से अगर कोई रे आप ये वाली लेते जो फोकस से निकली, जो फोकस से जाएगी ना वो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाती है और वो भी इधर से ही आती, इमेज यहीं पर बनती। बट वी नीड ओनली 2। सो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेके पोल का डिस्टेंस, यहां इमेज बनी, ये सिर्फ इस पॉइंट से लाइट नहीं आएगी, लाइट विल बी एमिटिंग फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स पूरा। तो आपके पास यहाँ पूरी इमेज बनेगी, सिर्फ बी की इमेज नहीं बनेगी। सो दिस इमेज विल बी ए डैश बी डैश। बनाइए आपने ऐसी डायग्राम 10th में भी। ऑब्जेक्ट से लेके पोल का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज से लेके पोल का डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस, फोकस टू पोल इज फोकल लेंथ, रेडियस टू पोल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही 4 है बस। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी आज सिर्फ डायग्राम्स बनाना सीखो। ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड आल्सो। इट्स अपसाइड डाउन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। बी ऊपर था तो बी डैश नीचे है। रियल कैसे पता चला? लाइट एक्चुअली यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है,
So this is called as real as well as inverted. जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर होगा तो कनकेव मिरर के कारण रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से अगर यहां ले जाऊं, पास ले जाऊं, यहां रखता हूं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, कंप्लीट करोगे इसको, आप करो कंप्लीट। ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट और ऐसे चली जाएगी। अब ये दोनों रेज एक्चुअली तो दे नेवर मीट, बट अगर उनका स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ आपकी ना प्रैक्टिस है, स्ट्रेट लाइन पाथ रीड्रॉ कर लो, so they'll meet somewhere here. So this is called as virtual and erect image. अच्छा, अगर डिस्टेंसेस की बात करें, यहाँ सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव हैं, बट यहाँ पर जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज इमेज इज बिहाइंड द मिरर। ये वाला डिस्टेंस भी नेगेटिव, ऑल्दो यहाँ अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, पॉजिटिव नेगेटिव लेना वो तो न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। ऐसे ही कन्वेक्स के लिए बनाना है। कन्वेक्स के लिए देखिए, इफ वी हैव ए कन्वेक्स मिरर लाइक दिस, वी हैव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख लो, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे चली जाएगी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में बता दिया, कॉल दिस एज फोकस। अगर ये सेंटर है, ये पोल, कोई रे ऑफ लाइट ऐसी कंसीडर करो जो रेडियल हो, ऐसे चली जाती। अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे चली जाती, तो इसका मतलब नॉर्मली फॉल कर रही, क्योंकि अलोंग द रेडियस तो नॉर्मल ही होता है। सो व्हाट विल हैपन टू दिस, ये इधर आ जाएगी वापस। ठीक है, इन दोनों रेज का जो पाथ है, इट विल मीट हेयर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ ए मिरर, कि हमारा जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर जो व्हीकल में है वो कन्वेक्स क्यों होता है। देयर आर सो मेनी रीजंस, बट वन रीजन इज, मेन रीजन जो है वो ये है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। अभी आपने कनकेव मिरर देखा, जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट को पास लाया तो इरेक्ट बन गई। इसका मतलब है अगर हम कनकेव मिरर लगाएं, यूज करें एज रियर व्यू मिरर, तो पीछे जो गाड़ी है अगर वो बड़ी दूर होगी तो उल्टी दिखेगी, पास आएगी तो सीधी दिखेगी और बड़ी भी दिखना शुरू हो जाएगी। वी डोंट वांट कि बड़ी दिखे, वी वांट कि वो हमेशा सीधी दिखनी चाहिए हमें। ठीक है, इसलिए हम रियर व्यू मिरर हमेशा कन्वेक्स यूज करते हैं। एंड मोर ओवर, जो कन्वेक्स मिरर है, कल आपको फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया दिया था मैंने, कन्वेक्स मिरर का कवरेज एरिया या फील्ड ऑफ व्यू जो है वो मैक्सिमम होता है अमंग ऑल द थ्री टाइप्स, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ए कन्वेक्स मिरर हैज मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू। ये डायग्राम समझ में आ गया? इसमें ये आपके पास इमेज डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, ये रेडियस, देखो ये तीनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है। रिलेशन सेम ही रहेगा, जो मिरर फॉर्मूला है दैट विल रिमेन सेम, बट द रे डायग्राम विल चेंज। और अगर आपने फील्ड ऑफ व्यू का कंपैरिजन करना है, देखो ये एक कनकेव मिरर, इसके फोकस पे एक लाइट का सोर्स रख दो। कन्वेक्स मिरर, इसके फोकस पे एक लाइट का सोर्स रख दो। और एक प्लेन मिरर, कल भी बताया था, प्लेन मिरर है, यहाँ उतने ही डिस्टेंस पे, फोकस तो नहीं बोलते यहाँ, पर उतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया या लाइट का सोर्स रख दिया। अगर यहाँ लाइट आएगी
वो ऐसे आ जाएगी, ऐसे स्प्रेड होगी। फोकस पे रखा है इसलिए पैरेलल हो जाएगी। तो ये है फील्ड ऑफ व्यू। लेकिन जब इस पे फॉल करेगी, मुझे बताओ सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू किसका हुआ? कन्वेक्स का। उससे कम प्लेन का, इससे कम उसका। बट हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, कहीं फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा चाहिए और कहीं फोकस बीम चाहिए। अगर फोकस बीम चाहिए तो कनकेव मिरर यूज करते हैं। जैसे गाड़ी का जो हेडलैम्प है उसमें कनकेव मिरर लगा होगा, यहाँ फोकस पे एक बल्ब लगा है, इससे लाइट फॉल कर रही है उस मिरर के ऊपर और फोकस बीम जा रही है आगे। बट जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं या पार्क में लैंप लगा होता है वहां कन्वेक्स लगा होता है, वहां ज्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहिए, बट ज्यादा एरिया, कवरेज एरिया ज्यादा चाहिए कि ज्यादा दूर तक लाइट पहुंचे ताकि कम बल्ब लगाने पड़े। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर लाइट ज्यादा एरिया को कवर करनी है तो कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, और अगर एक फोकस बीम चाहिए तो कनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, ये रे डायग्राम्स हैं, इनको देख लो आज। टुमारो विल डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।